गुड आफ्टरनून दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से LNIS के हिंदी यूट्यूब चैनल पर। और दोस्तों, एज यू नो, जो हमारी एथिक्स की क्लासेज चल रही है, कंप्लीट एथिक्स की, उसमें हमारा टॉपिक नंबर 7 चल रहा है, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस। और जो ये प्रोबिटी इन गवर्नेंस वाला जो हमारा टॉपिक है, इसकी आज हमारी सेकंड क्लास है, पार्ट 2। इससे पहले जो पार्ट 1 हुई थी हमारी, लास्ट वीक हुई थी। और इस वीक में दोस्तों कुछ ऑफलाइन व्यस्तताओं के कारण हम क्लास नहीं ले पाए थे एक भी। आज हमारी क्लास है, फ्राइडे है, आज मंडे टू फ्राइडे हमारी क्लास होती है, ठीक है। तो ये जो टॉपिक है दोस्तों, शासन व्यवस्था में ईमानदारी, प्रोबिटी इन गवर्नेंस, कि भाई शासन व्यवस्था में ईमानदारी को कैसे सुनिश्चित किया जाए, वही इसके अंदर सब टॉपिक्स हैं जिसके माध्यम से शासन व्यवस्था में ईमानदारी को सुनिश्चित किया जा सके। तो यहाँ तक हम देख चुके हैं, ये वाले टॉपिक्स कवर कर चुके हैं। आज हम ये वाले देखेंगे, यानी कि आज हम कहें तो दोस्तों टॉपिक नंबर 7 जो है वो हमारा फिनिश हो जाएगा। यानी जो टॉपिक्स जितने भी सिलेबस में है वो आज हमारे फिनिश हो जाएंगे सारे। फिर केस स्टडीज वाला होगा वो हम डिस्कस करेंगे, बताते हैं हमको आप नेक्स्ट वीक का क्या शेड्यूल रहेगा वो डिस्कस करते हैं, ठीक है। तो शुरुआत करते हैं दोस्तों, सिटीजन चार्टर, नागरिक घोषणा पत्र से। अब नागरिक घोषणा पत्र क्या है उसको जानने से पहले थोड़ा सा देखिए कि इसके जो पृष्ठभूमि है वो कहाँ से, ये इसकी जो परिकल्पना कहाँ से निकल के आई। दोस्तों 1990 के दशक की बात है, जब वर्ल्ड इकोनॉमी जो है, विश्व अर्थव्यवस्था का एकीकरण हो रहा था। तो LPG रिफॉर्म्स, भारत में LPG रिफॉर्म्स हुए, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन, ग्लोबलाइजेशन, उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण। तो दोस्तों जब ये सुधार हुए, प्राइवेटाइजेशन को बढ़ावा मिला, तो एक लोक प्रशासन था, मीन्स जो पब्लिक के लिए कार्य करता था, सार्वजनिक जो कार्य करता था। इसके साथ साथ निजी प्रशासन और सामने आया। और निजी प्रशासन था तो पहले से भी, लेकिन निजी प्रशासन से लोक प्रशासन को चुनौती मिलना उत्पन्न हुई। और इस चुनौती से निपटने के लिए विभिन्न तरीके के जो नवाचार हैं, इनोवेशंस हैं, वो देखे जा रहे थे। तो इसी क्रम में दोस्तों इवॉल्व हुआ था सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र। अब क्या होता है नागरिक अधिकार पत्र? बहुत सिंपल सा है भाई। ऐसे मान लीजिए ये कोई दस्तावेज है, लिखित दस्तावेज, और उसमें लिखा रहता है सब। मान लीजिए कोई संगठन है, कोई ऑर्गेनाइजेशन है, सरकार है, कोई भी है, वो जो भी सुविधा प्रदान करते हैं, जो भी उनकी तरफ से सुविधाएं दी जाती हैं, वो लिखी होती है एक दस्तावेज पर कि हम ये सुविधाएं देंगे और इस लेवल की होंगी, इस क्वालिटी की सुविधाएं हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। ये सब उस पर लिखा रहता है। ये होता है दोस्तों सिटीजन चार्टर, नागरिक अधिकार पत्र। अब कैसे कि नागरिक अधिकार पत्र लोक सेवाओं को लोगों की आवश्यकता के अनुरूप बनाने, मतलब लोगों की आवश्यकता क्या है उसके अनुरूप उसमें सब लिखा रहता है। तथा लोक सेवाओं का मूल्यांकन लोगों के दृष्टिकोण से संबंधित है, यानी कि उनका मूल्यांकन भी व्यक्तियों के माध्यम से। ऑब्वियस सी बात है ना, आपस मतलब नागरिक प्रशासन का संबंध, जैसे एग्जाम्पल हम ले लेते हैं, नागरिक है, प्रशासक है, तो प्रशासन जो सुविधाएं दे रहा है, क्या क्या सुविधाएं दे रहे हैं, कैसी दे रहे हैं, उनकी गुणवत्ता क्या है, वो सब जो सिटीजन चार्टर होता है उसमें एक लिखित दस्तावेज के रूप में लिखा हुआ रहता है। फिर नागरिक अधिकार पत्रों से अपेक्षा की जाती है कि सरकारी तंत्र में या फिर निजी तंत्र में भी उत्तरदायित्व हो, पारदर्शिता हो, लोकप्रिय सहभागिता हो। इस सब को बढ़ाने के लिए सिटीजन चार्टर का जो कॉन्सेप्ट है दोस्तों वो आया था। कमेंट एक भी विजिबल नहीं है, आई थिंक कोई टेक्निकल एरर है, होता है कभी कभी। और दोस्तों देखें अगर हम इन ब्रीफ, तो नागरिक चार्टर मूलतः किसी सेवा प्रदाता संगठन द्वारा, कोई भी जो सेवा प्रदान कर रहा है, कोई भी संगठन हो सकता है, कोई हॉस्पिटल हो सकता है, मान लीजिए इंडियन रेलवे है, इंडियन रेलवे हो सकती है, जो भी संगठन है, उसके द्वारा किए गए वचनबद्धताओं का, यानी कि वो बताते हैं कि हम ये सुविधाएं आपको देंगे। वचनबद्धताओं का एक ऐसा समुच्चय होता है, ये सेट ऑफ कमिटमेंट है, जिसका संबंध उनके द्वारा प्रदान की जाने वाली सेवाओं से है। वो कैसी सेवाएं हम डिस्कस कर रहे थे ना, अभी बता रहे थे कि वो कैसी सेवाएं प्रदान करेंगे, उनका स्टैंडर्ड्स क्या होंगे, किस स्टैंडर्ड की होंगी, किस क्वालिटी की होंगी, उन उपलब्धताओं से संबंधित जो दस्तावेज है वो नागरिक घोषणा पत्र है, सिटीजन चार्टर है। अब देखिए भाई, नागरिक घोषणा पत्र क्या है? कोई लिखित प्रपत्र है, दस्तावेज है। और हमने बताया देखो इसके दो पक्ष होंगे। पहला क्या होगा? नागरिक, उपभोक्ता और ग्राहक। एक पक्ष तो ये होगा, वही हो गया जो, जैसे मान लीजिए इसको एग्जांपल से समझो, कोई हॉस्पिटल है, ठीक है, आपने देखा होगा ना हॉस्पिटल, जो मल्टी स्पेशलिटी हॉस्पिटल होते हैं, बड़े बड़े हॉस्पिटल या क्लिनिक भी हो, तो उसमें आपने देखा हो लिखा रहता है ऊपर रोगियों के अधिकार, लिखा रहता है
रोगियों के अधिकार लिखा रहता है, और फिर नीचे उसमें बताया रखा होता है सब कि रोगियों के ये अधिकार है, ये अधिकार है, ये ऐसे है, ऐसे पूरा मेंशन रहता है। फिर क्या क्या फैसिलिटी जो हॉस्पिटल प्रोवाइड करा रहा है वो सारी फैसिलिटीज लिखी हुई रहती हैं, किस गुणवत्ता की फैसिलिटी जो अवेलेबल आपके लिए करा रहा है, वो सिटीजन चार्टर है दोस्तों। अब इसमें कौन कौन इन्वॉल्व है? ऑब्वियस सी बात है, एक तो रोगी, रोगी मीन्स वो एक तरीके से ग्राहक हो गए हॉस्पिटल के, या फिर अगर जैसे नागरिक प्रशासन, जैसे मान लीजिए हमारा रेलवे है, इंडियन रेलवे का जो सिटीजन चार्टर है, तो इंडियन रेलवे लिख के रखती है कि हमारे ये हमारे जो यात्री हैं उनके ये अधिकार हैं रेलवे में, और उनको हम ये इस तरीके की इस स्टैंडर्ड की सेवाएं प्रदान करेंगे। तो ये रेलवे का सिटीजन चार्टर हो गया। किसी भी संगठन का, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, किसी का भी चार्टर, सिटीजन चार्टर होता है, मतलब बनाया जा सकता है। अब क्या होता है इसमें, अब जैसे रोगियों के अधिकार, क्या क्या फैसिलिटीज दे रहा है हॉस्पिटल, ये सब लिखा है। तो कौन सा पक्ष हो गया? इधर वाला नागरिक, उपभोक्ता या ग्राहक। तो इनका क्या लिखे रहेंगे उसमें? अधिकार, इनके राइट्स हैं, क्या क्या राइट्स है पता होना चाहिए उनको। गुड आफ्टरनून, ठीक है। फिर उनकी कुछ अपेक्षाएं होंगी, वो सिटीजन चार्टर में मेंशन रहती है कि ये इनके अधिकार हैं, ये इनकी अपेक्षाएं। फिर जो अब ये जो हॉस्पिटल है, XYZ जो भी हॉस्पिटल है, ठीक है, ये क्या है? कोई भी ऑर्गेनाइजेशन है या प्रशासन है, उसकी क्या होगी? उसकी नैतिक वचनबद्धता इसमें लिखी होंगी कि हम ये सब करेंगे, ये इस तरीके की सुविधाएं देंगे, उन सुविधाओं का मानक ये होंगे, ये स्टैंडर्ड होगा। उनके कर्तव्य उसमें लिखे होंगे कि हमारी ये ड्यूटी है हमारे रोगियों के प्रति, लिखा रहता है ना, रोगियों के अधिकार, रोगियों के कर्तव्य, वो सब जो मेंशन आपने देखा हो हॉस्पिटल्स में, रेलवे में, किसी भी प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में देखा हो, गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन में देखा हो, वो सिटीजन चार्टर है दोस्तों, नागरिक घोषणा पत्र। दो पक्ष होते हैं, लिखित दस्तावेज होता है, दिस इज द सिटीजन चार्टर। अब ये नागरिक घोषणा पत्र से मतलब क्या क्या फायदा है, इसको क्यों ही पढ़ रहे हैं और इससे क्या ही बेनिफिट होता है? भाई बना दिया, लिख दिया, कर दिया, इंप्लीमेंटेशन अगर उसका ठीक से हो रहा है तो क्या क्या बेनिफिट्स होंगे? ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, बेनिफिट्स होंगे। जो भी संगठन है, हॉस्पिटल है, प्राइवेट संस्था है कोई, या गवर्नमेंट है, तो उसमें पारदर्शिता आएगी, ट्रांसपेरेंसी आएगी ना, सब लिखा हुआ है कि ऐसे होगा। जिम्मेदारी बढ़ेगी, जन केंद्रित शासन होगा, जनोन्मुखी, जनोन्मुखी में जनता के प्रति, जन केंद्रित, नागरिक केंद्रित शासन होगा ना, नागरिक केंद्रित शासन। प्रशासक है, IAS IPS है, नागरिक हैं, तो जन केंद्रित शासन होगा, क्योंकि उन जैसा वो कह रहे हैं, जैसी उनकी अपेक्षाएं, जैसे उनके अधिकार हैं, वो उनको मिल रहे हैं, और जो वचनबद्धता है उन्होंने की हुई है संगठन, ऑर्गेनाइजेशन ने, जो अभी हमने देखा ये वचनबद्धता है वो पूरी कर रहे हैं, उनके अधिकार का पूरी तरीके से जो उनको अधिकार चाहिए वो मिल रहे हैं, तो ये बेनिफिट मिलेगा। फिर प्रशासन का लोक उत्तरदायित्व सुनिश्चित करना, वही सेम। प्रशासन तंत्र में विद्यमान भ्रष्टता को दूर करना, सुशासन की अवधारणा को शासित करना, इसमें बेनिफिशियल है। ऑब्वियस सी बात है दोस्तों, आपके अपने अधिकार पता है, सारा कुछ पता है, कैसे करना है, क्या करना है, और हॉस्पिटल है, जो संस्थान है, उसने भी अपनी वचनबद्धताएं लिखी हुई है। अगर उसके अनुरूप मान लीजिए आपको फैसिलिटीज नहीं मिलती है, और फीस या जो आपसे पैसा लिया गया उस लेवल का लिया गया है, तो आप बोल सकते हैं कि आपने लिखा हुआ ये है और हमको मिल ये रहा है। प्रशासन और नागरिकों के बीच सेतु का निर्माण, मतलब जो प्रशासन है और नागरिकों के बीच कुछ तो कनेक्शन बने ना, तो उसमें ये ब्रिज का काम करता है। प्रशासन को नागरिकों की जरूरतों और अपेक्षाओं को पूर्ण करने के लिए सरल एवं कारगर तरीका प्रस्तुत करता है। ये सिटीजन चार्टर के लाभ या उपयोगिता है। फिर विभिन्न स्तरों पर प्रशासन की कार्यकुशलता और निष्पक्षता के प्रति लोगों में विश्वास उत्पन्न होता है। मान लीजिए आपको ऐसा कुछ सिटीजन चार्टर दिखता है किसी हॉस्पिटल में, कहीं भी आप जाते हो जहाँ, तो आपका एक वो भाव बनता है ना कि यार विश्वास का, निष्पक्षता का, कि हाँ निष्पक्ष चीजें हो रही होंगी, सब कुछ लिखा है कि हमने जो लिखा हुआ है, जैसी हमारी डिमांड है वो हमको सब मिल रहा है। इसके माध्यम से जनता को दी जाने वाली सेवाओं के बेहतर एवं गुणात्मक स्तर को प्राप्त किया जा सकता है। ऑब्वियस सी बात है, तो सेवाओं का क्वालिटी जो है, स्टैंडर्ड है, वो तो ऑब्वियसली बढ़ेगा। सेवाओं की गुणवत्ता सुधारने में यह सहायक है। चार्टर का प्रशासन में जन सहभागिता को प्रोत्साहित करने की दिशा में विशेष योगदान है। बिल्कुल, जनता के प्रति प्रशासन को उत्तरदायी बनाने में, हाँ देखो, जनता के प्रति उत्तरदायी तो बनेंगे ही ना। मान लीजिए कोई गवर्नमेंट संस्था है, कोई भी XYZ, उसमें सब लिखा हुआ है, ये होगा, ऐसे होगा, तो हम पूछ सकते हैं ना, उनसे जवाब मांग सकते हैं कि जो लिखा है वो हो क्यों नहीं रहा है। उत्तरदायी बनेंगे, वो रिस्पॉन्सिबल बनेंगे, अकाउंटेबल बनेंगे जनता के प्रति जो प्रशासक है। तो ये दोस्तों इसके कुछ लाभ या उपयोगिताएं सिटीजन चार्टर की। अगला टॉपिक इसमें है कार्य संस्कृति, वर्क कल्चर। अब बहुत ही सिंपल सा है, कुछ बहुत ज्यादा है नहीं दोस्तों। वर्क कल्चर क्या है? कार्य संस्कृति बहुत सिंपल है। कोई भी कार्यालय है, कोई आपकी ऑफिस है, कोई भी संगठन है, निजी है या प्राइवेट है, गवर्नमेंट है या PPP मोड पर है, जो भी है XYZ, ठीक है। अब उसमें जो कार्य करने के तरीके क्या है,
आपस में जो कर्मचारी हैं उनका आचरण क्या है, परस्पर आचरण क्या है आपस में, प्लस जो उनके कस्टमर है, जो ग्राहक है, मतलब प्रशासन है तो नागरिकों के साथ उनके कैसा संबंध है, उनके नियम क्या है, वहाँ का इन्वायरमेंट कैसा है, वातावरण क्या है, लक्ष्य क्या है, उसके मूल्य क्या है, विश्वास क्या है, अपेक्षाएं क्या है, उन सबका जो समुच्चय है, उन सबका जो सेट है दोस्तों, वही वर्क कल्चर है, कार्य संस्कृति। अब कार्य संस्कृति ऑब्वियस सी बात है सबकी आपको अलग अलग देखने को मिलेगी। अभी आप अगर कोई गवर्नमेंट हॉस्पिटल है उसकी कार्य संस्कृति आपको बिल्कुल अलग मिलेगी, है हॉस्पिटल ही, उसकी कार्य संस्कृति आपको बिल्कुल डिफरेंट देखने को मिलेगी। वहीं मान लीजिए कोई प्राइवेट हॉस्पिटल है, उसकी जो वर्क कल्चर है वो आपको एकदम डिफरेंट मिलेगा। आपने देखा आप गवर्नमेंट में अपना कोई पेशेंट लेके गए तो आपको हो सकता है 5 घंटे लाइन लगानी पड़े, फिर भी आपको आईसीयू बेड या कुछ अवेलेबल नहीं हो पा रहा है, इधर इनका वर्क कल्चर है। जो वहाँ पर स्टाफ लगा हुआ वो भी हो सकता है आप पर चिल्ला रहा है, इनकी भी गलती नहीं, बट क्योंकि इनके पास रिसोर्सेज नहीं है। वहीं आप किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में गए तो आपको वो एकदम वर्क कल्चर बिल्कुल डिफरेंट मिलेगा। आप जाते ही आपका सब कुछ एडमिशन होगा, आपको आपके बट वो चार्जेस भी उस लेवल का ही करेंगे, है ना। तो ये वर्क कल्चर है, अलग अलग हो सकता है, किसी भी हॉस्पिटल का अलग हो सकता है, किसी भी ऑफिस का अलग हो सकता है। फिर हॉस्पिटल ही क्यों, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशन ले लीजिए, अभी आप गवर्नमेंट स्कूल में पढ़ रहे हो तो अलग वर्क कल्चर आपको मिलेगा, और वहीं आप डीपीएस में पढ़ रहे हो या XYZ कोई भी जो अच्छे स्कूल्स हैं, महंगे स्कूल्स हैं, उनमें आप जो फैसिलिटीज है वो अलग तरीके की मिलेगी, अलग तरीके का वर्क कल्चर मिलेगा, इनका वर्क कल्चर अलग होगा। किसी निजी कोचिंग इंस्टीट्यूट ले लीजिए, वहाँ अलग वर्क कल्चर आपको मिलेगा। यानी कार्य संस्कृति डिफरेंट डिफरेंट हो सकती है, और वर्क कल्चर ये है कि वहाँ कैसा एम्प्लॉय का व्यवहार है, कैसा उनका आपसी व्यवहार कैसा है, जो हमने अभी डिस्कस किए थे। बैंकों का भी दोस्तों, हाँ ये भी, गवर्नमेंट में आप जाओगे, SBI बैंक में आप जा रहे हो तो अलग उनका वर्क कल्चर आपको देखने को मिलेगा, 2 बजे बाद लंच हो गया, ऐसे हो गया, ठीक है। और एक प्राइवेट बैंक में जाओगे तो उनका वर्क कल्चर और अलग मिलेगा आपको। यानी कि कार्य संस्कृति जो है कर्मचारियों के दोस्तों मनोवृत्ति पे, एटीट्यूड कैसा है, सकारात्मक है, नकारात्मक है, उस पर जो कार्य संस्कृति डिपेंड करती है। तो ये वर्क कल्चर है। अब वर्क कल्चर के क्या क्या नेगेटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, क्या क्या पॉजिटिव इंपैक्ट हो सकते हैं, वो थोड़ा देख लेते हैं। अब मान लीजिए कोई संगठन है, जैसे हम हॉस्पिटल डिस्कस कर रहे थे, एजुकेशनल इंस्टीट्यूट डिस्कस कर रहे थे, और अभी ये बैंक वाला डिस्कस कर रहे थे। तो अब उस जो अगर ये संस्कृति है, वर्क कल्चर अगर निगेटिव हो, या फिर हम इसको ऐसे भी देख सकते हैं कि भारतीय प्रशासनिक जो है हमारी, जो जिसकी हम तैयारी कर रहे हैं, भारतीय प्रशासनिक कार्य संस्कृति की सीमाएं या कठिनाइयां क्या है, मतलब क्या क्या दिक्कतें आती हैं, ये भी इसकी हेडिंग हो सकती है। और नकारात्मक कार्य संस्कृति की क्या क्या विशेषता है, मतलब अगर नेगेटिव वर्क कल्चर है तो क्या उससे क्या इंपैक्ट आ सकता है। तो दोस्तों ऑब्वियस सी बात है, कार्यों में उदासीनता आएगी, शिथिलता आएगी। अगर नेगेटिव है वर्क कल्चर, ठीक से नहीं हो रहा है, तो कार्य कोई भी ठीक नहीं होगा, शिथिलता रहेगी। परिणाम स्वरूप क्या होगा, कार्यों का जो प्रभावी कार्यान्वयन है, इम्प्लीमेंटेशन है, वो ठीक से नहीं होगा। समय पर जो टास्क आपको दिए जा रहे हैं समयबद्ध तरीके पर, वो समयबद्ध तरीके पर वो पूरे नहीं होंगे। लागत में वृद्धि होगी, लक्ष्यों की प्राप्ति पर को प्रभाव पड़ेगा। अब लागत में वृद्धि, अब मान लीजिए आपको 1 महीने का कोई टारगेट दिया गया है, उस 1 महीने के काम को आप 6 महीने में कर रहे हो, तो सारे रिसोर्सेज वेस्ट हो रहे हैं, जबकि काम वो सब दरअसल 1 महीने का ही है, तो लागत में वृद्धि होगी। ऑब्वियस सी बात है, काम को एक भार या आजीविका पूर्ति का साधन मात्र माना जाएगा, कि मैं जो काम कर रहा हूँ मुझे कोई मतलब नहीं है, बस सैलरी आ रही है और मुझे कोई मतलब नहीं, काम हो मत हो, इस तरीके की मेंटेलिटी डेवलप होगी। शिकायतें आएंगी, असंतोष ये सब बढ़ेगा, समय का कुप्रबंधन मिसमैनेजमेंट होगा टाइम का, ठीक है। नागरिकों के प्रति असंवेदनशीलता, व्यक्तिगत महत्वाकांक्षाएं बढ़ेंगी। अच्छे कार्यों को संपादित करने वालों को विशिष्ट पहचान, पद, प्रशंसा का नाम मिलना। अब कितना भी अच्छा काम कर रहे हो, आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रहा है, किसी भी तरीके का कोई अप्रेजल नहीं मिल रहा है, आप इतना अच्छा काम करके दे रहे हो अपने इंस्टीट्यूशन को मान लीजिए, और आपको वर्ष साल भर बाद कोई अप्रेजल नहीं मिलता है, तो ऑब्वियस सी बात है नेगेटिव वर्क कल्चर को बढ़ावा मिलेगा। ये सब दोस्तों जो संगठन में नकारात्मक संस्कृति की कुछ विशेषता हैं। अब इनके और क्या क्या हो सकता है, हॉलीडे कल्चर बढ़ेगा, बार बार छुट्टियां लेगा बंदा, तो लग रहा है कोई मतलब ही नहीं हुआ जाने का, तो छुट्टी जितनी पड़ी है सबको यूटिलाइज करने की सोचेगा। लाल सीटस आई, परिणाम की बजाय वो प्रक्रिया पर ज्यादा बल देगा। केवल आज्ञा पालन और वरिष्ठ अधिकारियों एवं नेताओं को खुश करने की प्रवृत्ति डेवलप होगी। ये सब दोस्तों इसके नकारात्मक इम्पैक्ट, बहुत ज्यादा कोई रॉकेट साइंस नहीं, आप खुद भी अगर इसको पढ़ोगे ना PDF से तो आसानी से सब समझ में आएगा कि संगठन में नकारात्मक जो वर्क कल्चर है, संस्कार संस्कृति है, उसके क्या क्या दुष्प्रभाव हो सकते हैं, ठीक है। वहीं देखो भारतीय प्रशासनिक औपनिवेशिक मानसिकता से अभी भी उबर नहीं पाए, मतलब वही सब डिस्कशन है, नकारात्मक इम्पैक्ट जो है सब लिखा हुआ है। वस्तुनिष्ठता, भेदभाव रहितता, निष्पक्षता इनका अभाव होगा,
कमजोर वर्गों के प्रति असंवेदनशीलता आएगी, राष्ट्रीय हित, सामाजिक हित, पर्यावरणीय हित, इनके प्रति असंवेदनशीलता आएगी, प्रतिबद्धता का अभाव होगा। ये बहुत सारे दोस्तों इसके नेगेटिव इम्पैक्ट होते हैं अगर नेगेटिव वर्क कल्चर है तो। वही देखें दोस्तों इसके और क्या क्या दुष्परिणाम हो सकते हैं। कार्यों में उदासीनता, शिथिलता, वो सब हम डिस्कस कर चुके हैं। कम उत्पादकता, समय की बर्बादी, टाल मटोल संस्कृति, मीन्स कोई भी कार्य आज करना चाहिए था, बोला ठीक है कल करेंगे यार, कल नहीं, चलो कल कोई आया उसको बोल दिया नहीं परसों करेंगे, परसों आना, इस तरीके की मेंटेलिटी चलेगी। वस्तुओं और सेवाओं की गुणवत्ता में कमी आएगी, क्वालिटी ऑब्वियस सी बात है डिक्लाइन होगी, कम होगी। थकावट, तनाव और अस्वस्थता की स्थिति होगी। परिवार पर नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। लीडर के प्रति भी सम्मान की भावना नहीं होगी। आंतरिक उत्प्रेरणा मीन्स सेल्फ मोटिवेशन जो है वो डाउन हो जाएगा। ये सब दोस्तों इसके और कुछ दुष्परिणाम है। वही अगर हम देखें, मान लीजिए सकारात्मक संस्कृति, वर्क कल्चर हो, बहुत अच्छा वर्क कल्चर हो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन का, प्राइवेट हो गवर्नमेंट हो, तो उसके क्या क्या इम्पैक्ट होंगे। तो दोस्तों कार्यालय और कार्य प्रणाली दोनों में ही साफ सुथरे चीजें होंगी, मतलब चीजें हेल्दी रहेंगी। ऑफिस अनुशासनहीनता में निपटने की त्वरित एवं प्रभावी प्रक्रिया, लक्ष्य एवं उसको प्राप्त करने के लिए योजना एवं कार्य प्रणाली में स्पष्टता आएगी। जो टारगेट्स मिले टाइम पे पूरे होंगे, सब कुछ अच्छा होगा। शासकीय योजनाओं एवं लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए समय सीमा निर्धारण, संगठन के विभिन्न सदस्यों के उत्तरदायित्वों का बौद्धिक रूप से वितरण, ये ठीक से होगा। विलंब होने पर अकाउंटेबिलिटी तय की जाएगी, भाई कोई टास्क दिया था 1 महीने का, आपने 6 महीने क्यों लगा दिए, तो आपको जवाब देना होगा। संगठन के महत्वपूर्ण क्षेत्रों में कार्य निष्पादन का सतत एवं वस्तुनिष्ठ मूल्यांकन, ये सब दोस्तों इसके सकारात्मक कुछ वो है विशेषताएं। जनता तक उत्तम सेवा एवं वस्तुओं को प्रदान करने की ललक, मतलब अच्छा होगा सब अगर पॉजिटिव वो है वर्क कल्चर है तो। ठीक है, एक और टॉपिक दोस्तों इसमें अगला जो है वो है सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। इसमें हम सेवोत्तम मॉडल पढ़ेंगे। सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम मॉडल। अब सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी, तो नाम से ही पता लग रहा है दोस्तों, ऑब्वियस सी बात है कि जो भी आप सेवा प्रदान कर रहे हो, जिस तरीके की भी आपकी सर्विस है, वो क्वालिटी होनी चाहिए उसमें। अब मान लीजिए कोई शिक्षक है वो पढ़ा रहा है तो उसमें क्वालिटी होनी चाहिए। कोई हॉस्पिटल है वो उसमें डॉक्टर्स हैं तो उनकी क्वालिटी अच्छी होनी चाहिए। यानी कि सेवा जो आप दे रहे हो, XYZ कोई भी सेवा आप दे रहे हो, कोई व्यापारी है अगर वो मान लीजिए कुछ वस्तुओं का व्यापार कर रहा है तो उसमें कुछ मिलावट ना हो, वही सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता है। क्वालिटी ऑफ सर्विस डिलीवरी वो कैसी होनी चाहिए, तो ऑब्वियस सी बात है बेहतरीन होनी चाहिए, एक्सीलेंट होनी चाहिए। अब लोक सेवा एक ऐसी सेवा है जो सरकार द्वारा अपने नागरिकों को, ये हम डिस्कस कर चुके हैं लोक सेवा क्या है, कि भाई सरकार द्वारा अपने नागरिकों को डायरेक्टली सार्वजनिक क्षेत्र के माध्यम से या लोक निजी भागीदारी यानी PPP मोड पर जैसे भी सुविधा प्रदान की जा रही है, या किसी NGO के द्वारा जो भी सुविधा प्रदान कर रहे हैं उस सेवा प्रदान करना है। उसकी गुणवत्ता जो क्या है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। अब इसके लिए दोस्तों सेवोत्तम मॉडल जो है वो हमारे लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब सेवोत्तम मॉडल क्या है, देखो सेवोत्तम मॉडल, पहले हम सेवोत्तम मॉडल के 3 मॉड्यूल है उसमें, ये तीनों समझते हैं। ये 3 मॉड्यूल अगर होंगे तो वो सेवा का उत्तम, सेवा प्लस उत्तम यानी सेवा का उत्तम मॉडल, यानी कि इस तरीके की सेवा जो है आप जो भी सर्विसेज दे रहे हैं उसकी क्वालिटी इस तरीके की होनी चाहिए। तो सेवोत्तम मॉडल के 3 मॉड्यूल है। पहला है प्रभावी चार्टर कार्यान्वयन। अभी देखा ना हमने जो सिटीजन चार्टर देखा था, नागरिक घोषणा पत्र, उसका इम्प्लीमेंटेशन जो है बहुत ही इफेक्टिवली होना चाहिए। अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत इफेक्टिवली हो जाएगा तो सेवा की जो गुणवत्ता है वो डेफिनेटली इंक्रीज होगी। दूसरा आता है कि सार्वजनिक शिकायत समाधान, पब्लिक ग्रीवांस रिड्रेसल, मींस जो भी, अब जैसे ये बन गया सिटीजन चार्टर, बहुत अच्छा तैयार कर लिया, सिटीजन चार्टर बनने के बाद उसका इम्प्लीमेंटेशन बहुत ही बेहतर हो रहा है। अब इम्प्लीमेंटेशन जब अच्छा हो रहा होगा तो कुछ शिकायतें आ रही होंगी जरूर से, तो जो शिकायतें आ रही है उनका जो रिड्रेसल जो मैकेनिज्म है, उनका जो निपटान का जो तंत्र है वो बहुत ही एक्सीलेंट होना चाहिए। क्योंकि दोस्तों मान लीजिए किसी ने शिकायत डाली और वो 24 घंटे में क्लियर होनी चाहिए थी और पता लगा 7 डेज हो गए, अभी तक उस पर किसी ने सुनवाई नहीं की है, तो ये जो सुनवाई नहीं की है, ये जो इम्पैक्ट जाएगा जिस व्यक्ति ने सेवा के लिए अप्लाई किया था उसका नेगेटिव हो जाएगा कि यार कब का मैंने डाला हुआ है, 7 दिन हो गया अभी तक कोई रिस्पॉन्स नहीं आया, कोई भी रिड्रेसल मैकेनिज्म अच्छी नहीं है। तो पब्लिक ग्रीवांस जो रिड्रेस है, सार्वजनिक शिकायत जो समाधान है, ये बहुत ही एक्सीलेंट होना चाहिए। तीसरा जो पॉइंट आता है इसमें फिर आता है एक्सीलेंस इन सर्विस डिलीवरी, सेवा प्रदान करने में उत्कृष्टता, यानी फिर जो सेवा आप दे रहे हो वो भी क्वालिटी की होनी चाहिए। ये 3 इसके घटक है। ये तीनों घटक आप ठीक से आपको पता होना चाहिए, याद भी होने चाहिए। और ये सेवोत्तम मॉडल हम बहुत जगह अभी केस स्टडीज वगैरह कैसे करेंगे जहाँ भी हम आपको बताएंगे, बहुत कई जगह अपने यूज होने वाला है। ठीक है, तो सिटीजन चार्टर इम्प्लीमेंट अच्छा होना चाहिए, प्रथम घटक है ये इसका सेवोत्तम मॉडल का, फर्स्ट मॉड्यूल है।
कि प्रथम घटक की आवश्यकता है, जिसके फलस्वरूप संगठनों द्वारा जिस तरीके से सेवा प्रदाय आवश्यकताओं को तय करने के लिए नागरिक इनपुट प्राप्त करने के लिए चैनल खुलते हैं। नागरिक चार्टर में वो ये जो मैंने समझाया वो लिखा हुआ है, ठीक है, तीनों जो मैकेनिज्म है इसकी। ये दोस्तों हमारा सेवोत्तम मॉडल के 3 मॉड्यूल हुए। ये सेवोत्तम मॉडल, सेवोत्तम एक सेवा प्रदाय उत्कृष्टतम मॉडल है, सर्विस डिलीवरी एक्सीलेंस मॉडल है। ये आप पीडीएफ जो है ना हमारे उसको पढ़ना बहुत अच्छे से, सब एकदम क्लियर समझ में आएगा, ठीक है। ये सेवोत्तम मॉडल हो गया, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता। अब एक टॉपिक और है दोस्तों इसमें, वो है लोक निधि का उपयोग, यूटिलाइजेशन ऑफ पब्लिक फंड्स। ये भी बहुत सिंपल है, कोई बहुत ज्यादा कुछ है नहीं। लोक निधि से, अब लोक निधि क्या होती है? पब्लिक फंड, मतलब जो पब्लिक फंड, पब्लिक का जो टैक्स का पैसा है वो सब, ठीक है। इस पर पहले भी हम डिस्कस किए थे क्या होता है पूरा। अब लोक निधि से लोक उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए आवश्यक वित्तीय संसाधन उपलब्ध कराए जाते हैं, ठीक है। अब मान लीजिए दोस्तों जो भी पब्लिक फंड है, जो भी आ रहा है, उसका दुरुपयोग नहीं होना चाहिए। तो वो अब उसका दुरुपयोग होगा तो क्या इम्पैक्ट आएंगे, और अच्छे से सदुपयोग होगा तो क्या इम्पैक्ट आएगा, वो लोक निधि के यूटिलाइजेशन में हम ये कवर करेंगे। अब इसमें क्या क्या आ जाता है दोस्तों, ये संघीय बजट, राज्य बजट, कहाँ से पैसा आता है, वो सब सरकारी एजेंसियों और अन्य संसाधनों, एनजीओ, इनके माध्यम से जो ये प्रोवाइड कराया जाता है वो लोक निधि है ये। अब फिर लोक निधि के उपयोग से संबंध से कौन कौन से मुद्दे उभर कर आते हैं दोस्तों। एक तो इश्यू ऑफ एफिशिएंसी आता है, दक्षता का मुद्दा, ठीक है। निधि के उपयोग का तरीका, मैनर ऑफ फंड यूटिलाइजेशन। आगत निर्गत परिणाम संबंध का मुद्दा आता है, इश्यू ऑफ इनपुट आउटपुट रिलेशन। नैतिकता संबंधी बहुत मुद्दे आते हैं, वित्तीय औचित्य संबंधी मुद्दे आते हैं, वित्तीय उत्तरदायित्व, लेखा परीक्षण, ऑडिट जो होती है ना, मतलब खर्च कर दिया उसके बाद ऑडिट नहीं हो रही, तो ये सब बहुत सारे इश्यू इसमें लोक निधि के उपयोग के संबंध में आते हैं, ठीक है। फिर दोस्तों इसमें जो हमारा 7वां टॉपिक था, इसमें लास्ट टॉपिक जो बचता है वो बचता है करप्शन, भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार क्या है, इससे तो आप लोग हम सब बहुत बखूबी परिचित हैं क्या है भ्रष्टाचार। तो दोस्तों अगर एक सिंपल सी लाइन में कहे तो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली, प्रत्यक्ष तरीके से या अप्रत्यक्ष तरीके से, व्यक्तिगत लाभ के लिए, आपके पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, आपके जो निर्धारित कर्तव्य हैं उनकी अगर आप जानबूझकर उपेक्षा कर रहे हो किसी भी पर्सनल इंटरेस्ट के लिए, तो वो करप्शन है, वही भ्रष्टाचार है। अब इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट ऐसा नहीं है कि आपने इतना सा कर लिया तो वो भ्रष्टाचार नहीं है, बड़ा कर लिया वही भ्रष्टाचार है, नहीं। किसी भी अपने व्यक्तिगत लाभ के लिए आप डायरेक्टली या इनडायरेक्टली किसी भी तरीके से अपने जो निर्धारित आपकी जो ड्यूटीज हैं, जो आपको संविधान ने बताया है या फिर आपकी जो संगठन है उसने बताया है, अगर आप वो नहीं निभा रहे हो तो वो भ्रष्टाचार है। वही दोस्तों भारतीय दंड संहिता जो थी, भारतीय दंड विधान की धारा 161, उसमें भी दोस्तों भ्रष्टाचार के अर्थ को स्पष्ट करते हुए क्या कहा गया है कि कोई भी सार्वजनिक कर्मचारी, कोई भी जो सार्वजनिक कर्मचारी है, वैध पारिश्रम के अतिरिक्त अपने या किसी अन्य व्यक्ति के लिए, खुद के लिए या फिर अपने किसी, कोई भी हो सकता है इसमें, किसी अन्य व्यक्ति के लिए, उसका जो वैध पारिश्रमिक है, यानी जो उसकी जो भी जो गवर्नमेंट के द्वारा निर्धारित जो उसका मानदेय है, जो सैलरी है, के लिए जब कोई आर्थिक लाभ इसलिए लेता है कि सरकारी निर्णय पक्षपातपूर्ण तरीके से किए जा सके, तो वह भ्रष्टाचार है, तथा इससे संबंधित व्यक्ति जो है वो भ्रष्टाचारी है। ये डेफिनेशन जो धारा 161 में मेंशन है, यानी कि आप किसी भी तरीके का कोई सार्वजनिक कर्मचारी है और वो जो उसका सरकार द्वारा जो निर्धारित जो मानदेय है उसके अलावा अगर वो कुछ भी अर्जित कर रहा है, दैट मीन्स करप्ट, ये करप्शन है और वो व्यक्ति जो है वो करप्ट है। अब ये परिभाषा दोस्तों राजकीय कर्मचारियों तक सीमित है, ठीक है, ये तो क्योंकि उसमें लिखा हुआ है सार्वजनिक कर्मचारी, बट ऐसा नहीं है कि इसके आधार पर दूसरे वर्गों का निर्धारण नहीं किया जा सकता, प्राइवेट इंस्टीट्यूशन में भी यही हाल है, ठीक है। ये दोस्तों है भ्रष्टाचार। अब भ्रष्टाचार के जो स्वरूप है इतना व्यापक क्यों है, प्रकृति है, ये बहुत सारे तथ्य हैं, उनके माध्यम से इसको समझा जा सकता है। भ्रष्टाचार मूल रूप से वैयक्तिक क्रिया है, परंतु अब इसका क्षेत्र व्यापक हो गया। मतलब वैसे तो यही है दोस्तों कि एक कोई ऑर्गेनाइजेशन है उसमें कोई इंडिविजुअल लेवल पर करप्शन कर रहा है, बट उसका जो इम्पैक्ट है वो तो पूरे इंस्टीट्यूशन पे आता है ना, पूरे ऑर्गेनाइजेशन पे आता है। मान लीजिए आप किसी ऑर्गेनाइजेशन में है और आपने करप्शन किया है, तो दिक्कत तो आपकी वजह से बाकी कर्मचारियों को भी आने वाली है ना, पूरा वही जो वर्क कल्चर खराब होगा पूरा। ये इसके इश्यूज आते हैं इसमें बहुत सारे, ये सारे आप पढ़ना, ठीक है। अब इसके अगर कारणों की बात करें दोस्तों कि भ्रष्टाचार के कारण कहाँ निकल के आते हैं, तो हम थोड़ा थोड़ा सब के बारे में देख लेते हैं कि उदारवादी इसके क्या कारण मानते हैं, मार्क्सवादी इसके क्या कारण मानते हैं, अराजकतावादी इसके क्या कारण मानते हैं। क्योंकि एक ऐसा इश्यू है दोस्तों, GS 1 2 3 4 बहुत जगह, मतलब इवन ऐसे वैसे सब जगह ही यूज आ सकता है इंटरव्यू, क्योंकि बहुत ही हॉट टॉपिक टाइप का रहता है, करप्शन चलता ही रहता है, ठीक है।
तो उदारवादियों के अनुसार क्या है, उदारवादी क्या मानते हैं कि भ्रष्टाचार का कारण क्या है। दोस्तों इनका मानना है कि मनुष्य जो है ना वो मूलतः स्वार्थी है, मतलब मनुष्य का जो बेसिक नेचर है वो स्वार्थी है, उदारवादियों का ये मानना है। तो अवसर मिलने पर वह शक्ति का दुरुपयोग अपने हित में करता है, यानी करेगा ही। क्यों? क्योंकि मनुष्य जो है मूलतः ही वो स्वार्थी है, इसलिए। इस प्रकार उदारवादी मानते हैं कि भ्रष्टाचार मनुष्य की मूल प्रकृति है, यानी कि उसका बेसिक नेचर है भ्रष्टाचार करना, वो करेगा ही। ये ऐसा मानना है उदारवादियों का भ्रष्टाचार के बारे में, इसलिए मूल प्रकृति है तो ये इसका दुष्परिणाम है, ऐसा उदारवादी कहते हैं। ठीक है, मार्क्सवादी क्या कहते हैं? मार्क्सवादियों का मानना है दोस्तों, हमने बताया था ना आपको कि मार्क्सवाद में दो वो बताए थे, एक पूंजीवादी बताए थे आपको, एक सर्वहारा वर्ग बताया था, पूंजीपति वर्ग बताया था एक तो पूंजीपति, और एक हमने आपको बताया था सर्वहारा वर्ग, यानी जिसके पास कुछ नहीं है, जब हम मार्क्सवाद पढ़ रहे थे। तो मार्क्सवाद का मानना है कि जो पूंजीवादी हैं, ये पूंजीपति जो हैं, इन्होंने एक ऐसी व्यवस्था निर्मित की हुई है जिससे इनके जो सर्वहारा वर्ग है इनका वो शोषण कर सके। यानी ये मानते हैं कि इनके अनुसार जो पूंजीपति वर्ग है ना वो अपने हितों की पूर्ति के लिए ऐसे कानून या इस तरीके की व्यवस्था बनाता है जो डायरेक्टली या इनडायरेक्टली भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है। यानी कि ये पूंजीपति वाले इनके साथ ऐसा जो भी कार्य करते हैं तो वो कानून नियम भी उस तरीके के बनाए गए कि इनका शोषण किया जा सके, उसी का परिणाम भ्रष्टाचार है। मार्क्सवाद का ये मानना है, मार्क्सवादियों का। इसलिए इनका मानना है कि भ्रष्टाचार के निदान के लिए पूंजीवादी जो व्यवस्था है उसी का उन्मूलन कर दो, पूंजीवादी व्यवस्था को उखाड़ फेंको तो भ्रष्टाचार नहीं रहेगा, ऐसा मार्क्सवादियों का मानना है। अराजकतावादी क्या कहते हैं? अराजकतावाद मीन्स जो राज्य का, स्टेट जो है ना, राज्य का जो विरोध करते हैं वो अराजकतावाद होता है दोस्तों, है ना, इन शॉर्ट। अब अराजकतावादी का क्या मानना है कि भाई इनका मानना है कि भ्रष्टाचार के लिए राज्य के अस्तित्व को मूलतः जिम्मेदार मानते हैं, क्योंकि राज्य का विरोध करते हैं कि राज्य होना ही नहीं चाहिए। तो फिर ये बोलते हैं कि राज्य है जब तक स्टेट रहेगा तब तक करप्शन होता रहेगा। इनका मानना है कि गलत राजनीतिक व्यवस्था व्यक्ति को उसकी स्वाभाविक प्रकृति से अलग कर देती है। इनका ये मानना है कि जो स्टेट है, ठीक है, अब उस स्टेट में मान लीजिए कुछ राजनीतिक व्यवस्था ऐसी है ना गलत है, तो व्यक्ति को भी गलत बना देती है, जिससे क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। अराजकतावादियों का यह मानना है कि राज्य अनावश्यक है, हाँ ये मानते हैं, यही मानते हैं कि राज्य अनावश्यक बुराई है, ठीक है। फिर गांधी जी क्या मानते हैं दोस्तों? गांधी जी के तो हमने बहुत बार डिस्कस किया। गांधी जी का तो सिंपल मानना है कि जो राज्य है, राज्य व्यक्ति का जो स्वाभाविक नैतिक विकास है उसमें बाधा डालता है। गांधी का मानना है कि राज्य भय और हिंसा के माध्यम से शांति और व्यवस्था की बात करता है, यानी कि भय से या फिर हिंसा के माध्यम से या फिर पुरस्कार के लोभ से वो व्यक्ति को ये बनाता है कि आप नैतिक बनो, ठीक है। व्यवस्था की बात करता है किसके माध्यम से? इनके माध्यम से। तो इससे क्या होता है, गांधी जी का मानना है कि इसके जो व्यक्ति का स्वाभाविक नैतिक विकास है, जो अपने आप जो नैतिक विकास हो रहा है वो रुक जाता है, वो बाधक है उसमें। इससे मनुष्य का स्वतंत्र स्वाभाविक और नैतिक विकास नहीं हो पाता है। परिणाम स्वरूप क्या होता है, भ्रष्टाचार को बढ़ावा मिलता है। गांधी जी का ये मानना है। तो हमने कई सारे देखे, मार्क्सवादी, अराजकतावादी, पूंजीवादी, उदारवादी, और कुछ अन्य कारणों की बात करें दोस्तों तो बहुत सारे कारण हैं, और भी कारण आप इसमें ऐड कर सकते हो। केंद्रीयकरण की प्रवृत्ति है, भौतिकतावादी मूल्यों का प्रसार है, सामाजिकरण की प्रक्रिया का कमजोर होना, कम मेहनत और अधिक पाने की उपेक्षा करना, कार्य और दायित्व की अपेक्षा कम वेतन, काम और अर्थ को वरीयता देना, बहुत सारे रीजन है दोस्तों, ये सब हम इसमें मेंशन कर सकते हैं अन्य कारणों में भी, ठीक है। ये भ्रष्टाचार के कुछ कारण है। अब भ्रष्टाचार के दुष्परिणाम क्या होंगे? तो दुष्परिणाम दोस्तों जीवन के जितने भी क्षेत्र है ना, अगर करप्शन रहेगा तो जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में उसके दुष्परिणाम देखने को मिलेंगे, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो, चाहे वो आर्थिक क्षेत्र हो, चाहे वो सामाजिक क्षेत्र हो, धार्मिक क्षेत्र हो, सांस्कृतिक क्षेत्र हो, और जितने भी और भी आप इसमें ऐड कर सकते हो, वो सब दोस्तों हर क्षेत्र में हमको उसके दुष्परिणाम मिलेंगे। अब क्या क्या दुष्परिणाम मिलेंगे दोस्तों, आप इनमें बहुत सारे ऐड कर सकते हो। फिर राजनीतिक में देखें तो लोकतांत्रिक मूल्यों पर आघात हो रहा है, अपराधियों का राजनीति में प्रवेश हो रहा है। आर्थिक क्षेत्र में देखें तो कई क्षेत्रों में वोट के बदले नोट, काले धन की पैरेलल इकोनॉमी चल रही है, महंगाई है, मांग व पूर्ति पर असर, हर एंगल से हर क्षेत्र में यानी कि करप्शन के नेगेटिव इम्पैक्ट आते हैं। सामाजिक क्षेत्र में देखें तो सामाजिक मूल्यों का पतन हो रहा है, पारिवारिक मूल्यों का विघटन, परस्पर विश्वास की कमी। धार्मिक क्षेत्र में देखें तो स्वघोषित जो धर्माचार्य होते हैं उनकी बढ़ती संख्या, धार्मिक लोगों का भावनात्मक शोषण, ये सब दोस्तों भ्रष्टाचार के बहुत सारे दुष्परिणाम हो सकते हैं। अब इसको रोकने के उपाय क्या है?
तो दोस्तों बात करें रोकने के उपायों की, तो इसमें भी बहुत सारे उपाय आ सकते हैं। दो भागों में बांटा जा सकता है इसको कि भाई कुछ तो नैतिक उपाय किए जाने चाहिए, कुछ इस तरीके से जो कानून यानी कि बाह्य जो उपाय हैं, आंतरिक उपाय हो गए, कुछ बाह्य उपाय किए जाने चाहिए, जिसमें ये ईडी है, सीबीआई है, एजेंसी है जो, ये सब बाह्य वाले किए जाने चाहिए। इस तरीके से यानी कि इसके उपाय भी मल्टीपल हो सकते हैं दोस्तों। अब इसमें कुछ हम देखें तो भाई शक्ति का विकेंद्रीकरण किया जाना चाहिए, एक ही जगह पे शक्ति का नहीं होनी चाहिए कि एक ही व्यक्ति संभाल रहा है सब कुछ। हतोत्साहन व प्रोत्साहन की नीति को अपनाया जाना चाहिए। सूचना का अधिकार, जन जागरूकता, प्रशासनिक पारदर्शिता, सरकारी कार्यों में पारदर्शिता, समय सीमा में काम होना और उत्तरदायित्व का निर्धारण, भ्रष्टाचार के विरुद्ध लड़ने या आवाज उठाने वालों को सुरक्षा, कानून बेहतर होने चाहिए, उनका इम्प्लीमेंटेशन बेहतर होना चाहिए। तो बहुत सारे इसके उपाय हैं दोस्तों जो भ्रष्टाचार को रोकने में सहायक है। तो ये दोस्तों हमारा जो था टॉपिक नंबर 7। ठीक है, टॉपिक नंबर 7 में हमने 7 नंबर में देखो ये सब लोक सेवा की अवधारणा, शासन व्यवस्था और ईमानदारी का दार्शनिक आधार, सरकार में सूचना का आदान प्रदान और आरटीआई, कोड ऑफ कंडक्ट, कोड ऑफ एथिक्स, नागरिक घोषणा पत्र, कार्य संस्कृति, सेवा प्रदान करने की गुणवत्ता, लोक निधि का उपयोग एवं भ्रष्टाचार की चुनौतियां, यानी कि टॉपिक नंबर 7 दोस्तों हमारा फिनिश हो गया। ठीक है, अब आप ध्यान से सुनना दोस्तों, क्या करना है अब आपको। देखिए ये हमारा सिलेबस है, हम डिस्कस कर चुके हैं पूरा कैसे क्या है। टॉपिक नंबर 1 है ये टॉपिक 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है, 7 है और ये 8 है, यानी उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन यानी केस स्टडी। अब देखो, अब हमारा जो ये है, देखो जीएस पेपर 4 है अपना, ठीक है, 250 मार्क्स का है। ये हम पहले जो क्लास थी उसमें भी हम आपसे डिस्कस किए थे। 12 क्वेश्चन आते हैं टोटल, ठीक है। इधर 6 क्वेश्चन आते हैं, सेक्शन में बटा होता है पेपर, पहले भी बताया था मैंने, सेक्शन ए और सेक्शन बी। सेक्शन बी में 6 केस स्टडीज दी हुई होती हैं, ठीक है। प्रत्येक केस स्टडी 250 मार्क्स में लिखनी, 250 शब्दों में लिखनी होती है, 250 शब्दों में, और 20 मार्क्स की होती है। 20 इंटू 6 कितने हो गए, 120, यानी 120 अंक की सेक्शन बी होता है अपना केस स्टडीज वाला। और सेक्शन जो ए है इसमें 6 क्वेश्चन है, बट एक क्वेश्चन में पार्ट ए बी सी दिया हुआ होता है और एक में ए बी दिया हुआ होता है। एक में तो दिया होता है, जैसे मान लो क्वेश्चन नंबर 3 है तो उसमें ए बी और सी दे दिया, और बाकी में ए और बी ऐसे होता है। टोटल देखें तो यानी इधर 13 सवाल हो जाते हैं, मेरा कहने का मतलब ये है। सेक्शन ए में 13 क्वेश्चन हो जाते हैं, 13 सवाल, और प्रत्येक सवाल जो है वो 150 शब्दों में लिखना होता है, ठीक है, 150 वर्ड्स में, और एक सवाल 10 नंबर का होता है। तो कितना हो गया इधर 130। तो 130 का तो अपना हो गया, 130 का तो हो गया सेक्शन ए, और 120 का हो गया सेक्शन बी, मिला के हो गया 250। अब हमने जो अब तक कवर किया है दोस्तों वो सेक्शन ए कंप्लीट कर लिया पूरा अब तक, ठीक है, 130 मार्क्स का। और ऐसा नहीं है कि भाई सेक्शन बी बिल्कुल अभी तक पढ़ाई नहीं है, ऐसा नहीं है, सेक्शन बी भी इन्हीं पर बेस्ड है। देखो लिखा हुआ है सिलेबस में भी, उपर्युक्त विषयों पर मामला संबंधी अध्ययन, यानी जो हमने टॉपिक 7 टॉपिक पढ़े हैं, 1 2 3 4 5 6 7 तक, उन पर बेस्ड ही केस स्टडीज होंगी, ये लिखा हुआ है। तो टॉपिक यानी हम सेक्शन बी भी कर चुके हैं, बस अब आपको इतना बताना है केस स्टडीज को कैसे सॉल्व करें, उसकी क्या क्या स्ट्रेटजी होनी चाहिए वो डिस्कस करना है। तो यानी कि और टॉपिक नंबर जो सेक्शन ए है जो 13 क्वेश्चन है दोस्तों, इसमें 150 शब्दों में एक आंसर लिखना होता है, जैसा अभी मैंने बताया। तो अब आप देखो इसमें 150 शब्दों का माइक्रो एनालिसिस जो हमारा है, ये अभी डिस्कस करेंगे। ये टॉपिक 1 से लेकर टॉपिक 7 तक दोस्तों जितने भी टॉपिक्स लिखे हुए हैं, ऊपर तो इतना मेंशन है, मान लीजिए नीति शास्त्र तथा मानवीय सहसंबंध, और उसके अंदर जो लिखा हुआ है पूरा यूपीएससी ने जो मेंशन किया है, एक एक टॉपिक, ये जो मेन हेडिंग है और उसके अंदर जो सब टॉपिक्स हैं, और सब टॉपिक्स के अंदर भी अगर मान लो कोई टॉपिक है जिसको हमने माइक्रो एनालिसिस किया था, सिलेबस का आपको बताया था, उस प्रत्येक टॉपिक पर दोस्तों इतना कंटेंट तो आपको अवेलेबल कराया है कि कम से कम 150 शब्दों वाला जो आंसर है ना वो आप आराम से लिख सकते हो। यानी जो 13 जो क्वेश्चन है सेक्शन ए के, वो आप आराम से अटेम्प्ट कर सकते हो, क्योंकि 150 शब्दों का एक आंसर लिखना होता है, और हमने आपको 150 शब्दों से ज़्यादा का ही कंटेंट अवेलेबल कराया है प्रत्येक टॉपिक पर। आप चाहे उठा के देख लीजिएगा प्रत्येक क्लास को, जैसे ये जो जितने टॉपिक मेंशन है हर टॉपिक पर हमने क्लास लिया, हर टॉपिक को समझाया है। टॉपिक 2 इसका भी अगर माइक्रो एनालिसिस करें तो हर टॉपिक पर जो अंदर सब टॉपिक है उस पर 150 शब्दों से ज़्यादा का ही आपको कंटेंट अवेलेबल कराया है। टॉपिक 3 एप्टीट्यूड वाला, ये भी हमने एक डिस्कस किया है। टॉपिक 4 5 ये भी पूरा डिस्कस किया है। भारत के विचारक योगदान ये अलग देखे थे,
दार्शनिक और विचारक विश्व के अलग देखे थे। टॉपिक 6 ये हमने पूरा कवर किया है, एक एक चीज कवर की है। होमवर्क भी आपको सिर्फ 2 क्लास में दिया था, ठीक है। ये टॉपिक नंबर 6। फिर टॉपिक नंबर 7 ये भी हमने पूरा कवर किया है। यानी एक एक टॉपिक जो अंदर है उस सब पे आपको इतना कंटेंट आपके पास है कि 150 वर्ड्स का जो सवाल है वो आप आराम से इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो, ठीक है। अब जो हमारा बचता है दोस्तों पार्ट बी, जो केस स्टडी वाला है, ये वाला। अब इसमें हम केस स्टडीज के लिए कैसे सॉल्व करेंगे ये हम डिस्कस करेंगे। अभी ये पार्ट हमारा लगभग 120 मार्क्स का है, 6 केस स्टडी जाएंगी, अभी बताया। अब ये जो केस स्टडी होती है दोस्तों, ये बिल्कुल करंट इश्यू पे भी कोई भी केस स्टडी बन सकती है, ठीक है। अब बट ये किन किन क्षेत्रों से रहेंगी, आपके व्यवहारिक जो समस्या है ना उनसे रिलेटेड रहेंगी। अब प्रशासनिक भी हो सकती है, पर्यावरणीय भी हो सकती है, सामाजिक, राजनीतिक, धार्मिक, आर्थिक, नैतिक, किसी भी पक्ष पर, ये सब इनमें जुड़ा हुआ रहता है। और बिल्कुल जो करंट में टॉपिक चल रहा है उससे भी केस स्टडी कहीं से भी पूछी जा सकती है। फॉर एग्जाम्पल अभी देख लीजिए दोस्तों, कोलकाता के जो मेडिकल कॉलेज में क्या हुआ है, क्या दरिंदगी वाली घटना सामने आई है, निर्भया 2 बोला जा रहा है जिस केस को। यानी कि आज भी देखिए, एक इतने नोबल प्रोफेशन में, डॉक्टर जैसे प्रोफेशन में जो हमारी फीमेल है, महिला हैं, जो हमारी बहनें हैं, वो अभी भी सेफ नहीं है। देखा अभी जो कोलकाता वाला जो इशू चल रहा है, किस तरीके से उसका रेप किया गया और फिर हत्या कर दी गई, और उसके बावजूद भी जो अपराधी हैं वो अभी तक कोई बहुत प्रॉपर एक्शन नहीं लिया गया है। तो अब इस पर मान लीजिए कोई केस स्टडी बिल्कुल करंट पे बन सकती है। फॉर एग्जांपल मान लीजिए आप हेल्थ सेक्रेटरी लगे हुए हैं, स्वास्थ्य सचिव लगे हुए हैं, और ऐसी ऐसी घटना घटी है, और अब आपसे पूछा जा सकता है कि डॉक्टर्स की जो ये सुरक्षा संबंधी, डॉक्टर्स की सुरक्षा संबंधी कोई भी पॉलिसी बनाई जा रही है, कोई लॉ बनाया जा रहा है, कोई कानून बनाया जा रहा है, तो आपसे उसका ड्राफ्ट पूछा जा सकता है कि क्या ड्राफ्ट होगा डॉक्टर की सेफ्टी के लिए। मान लीजिए कोई ड्राफ्ट लेके आते हैं बिल का या पॉलिसी का कुछ लेके आते हैं, तो क्या आप उसमें क्या क्या मेंशन करोगे कि उनकी सेफ्टी सुनिश्चित की जा सकती है, उनकी सेफ्टी को सिक्योर किया जा सकता है। तो इस तरीके की जो करंट अफेयर्स, करंट में इश्यू चलते रहते हैं, उनसे रिलेटेड भी केस स्टडीज तुरंत बन के मतलब उस टाइम पूछी जा सकती है। ऐसा नहीं है कि कुछ जो ट्रेडिशनल टॉपिक्स है उन पर ही पूछा जाए, ठीक है। तो ये दोस्तों जो पार्ट बी है ये हम डिस्कस करेंगे। आज तो फ्राइडे है तो कल होगी नहीं क्लास। रक्षाबंधन आप अच्छे से सेलिब्रेट कीजिए। और अभी आपको क्या करना है, ठीक है, ध्यान से सुनना। अभी आप जो हमारे टॉपिक 1 2 3 4 5 7 तक जो टॉपिक है ना, ये 7 तक टॉपिक आप अच्छे से रिवीजन करना है 2-3 दिन में, ठीक है। क्योंकि तभी जो हमारा केस स्टडीज वाला टॉपिक है ना वो अच्छे से आपको समझ में आएगा और वो कवर हो पाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं दोस्तों। ये जो है केस स्टडीज हेतु मार्गदर्शन, इस पे हम देखते हैं क्लासेज कितनी क्लासेज लेते हैं। लगभग जब जितने में भी हो जाएगी, मैक्सिमम जितना कवर हो पाएगा उतनी क्लासेज हम करेंगे। और ये जो लिखा है ना, हमने शुरू में जब शेड्यूल आपको दिया था कि डे 55 तक क्लासेज चलेंगी, तो तब दोस्तों ऐसा सोचा था कि एक छोटी छोटी क्लासेज रखेंगे 15-20 मिनट की। बट बाद में डिसीजन लिया कि नहीं, मेंस है सितंबर में, तो अगर पहले हो जाएगा सिलेबस तो ज़्यादा बेटर होगा। तो क्लास का जो ड्यूरेशन है वो बढ़ा दिया था, लगभग 40 से 45 मिनट क्लासेज की। तो इसकी वजह से जो हमारा सिलेबस है वो कम डेज में ही फिनिश हो जाएगा, लगभग 30 से 32 में, ठीक है। तो कल मिलेंगे दोस्तों, यानी मंडे को भी ऑफ है, ट्यूसडे को केस स्टडीज को हल करने हेतु मार्गदर्शन वाली क्लास में। तब तक आप रिवीजन कीजिए 2 दिन। स्टे हेल्दी, स्टे हैप्पी। थैंक यू।